हेलो फ्रेंड, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम बात करेंगे विश्व की ठंडी एवं गर्म जल धाराओं के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद इसके टाइप देखेंगे जो ये जल धाराएँ हैं, और उसके बाद हम इसमें जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं उनको देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे, कौन कोल्ड कौन हॉट, ठीक है, कौन कहाँ पे बहती हैं। ठीक है, तो उनको हम बिल्कुल डिटेल में करने वाले हैं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में। तो सबसे पहले क्या हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कहीं आपसे कोई पूछ ले कि ओशियानिक करंट होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो डिफिनीसन आप पहले इसका जान लें। तो डिफिनीसन में आप क्या देखिए, कोई भी करंट वैसे तो फ्लो होगी नहीं। मान लीजिए ये आपका ओशियन है, ठीक है, और ये आपका कोई माउंटेन कॉन्टिनेंटल जोन बोल लें, या मतलब क्या आपका महाद्वीपीय क्षेत्र बोल लें, और ये क्या है, सागरीय क्षेत्र। तो मान लीजिए कि ये ऐसे, मान लीजिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर नहीं है, तो क्या वाटर ऐसे स्टेबल होंगी, स्थिर होंगी, कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो ओशियानिक करंट जनरेट नहीं होंगी। तो होता क्या है कि इस पे क्या मान लेते हैं कि ट्रेड विंड भी क्या एक फैक्टर, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है किसके लिए, ओशियानिक करंट जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो क्या इस पे जब ये ट्रेड विंड मूव करती हैं ऊपर की ओर, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हलचल उत्पन्न होता है, तो ये ऐसे मूवमेंट करती हैं और क्या इसके दिशा में बहना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इनका प्रवाह ट्रेड विंड के डायरेक्शन में होता है, और इस तरह से इसको क्या बोलते हैं हम, ओशियानिक करंट। ठीक है, तो यही था आपका ओशियानिक करंट का डिफिनीसन। ठीक है, अब चलिए हम इसमें टाइप देख लेते हैं। ठीक है, तो हम टाइप को देख लेते हैं, उसके बाद देखिए टाइप के बाद हम फैक्टर देख लेंगे। तो फैक्टर जब हम टाइप इसके देखेंगे तो उसी में कई सारे फैक्टर आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैं किन किन फैक्टर की बात कर रहा हूँ और वो कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर उसके बाद हम क्या उसको पॉइंटिंग कर देंगे, फिर आपको वो ईजी हो जाएगा लर्न करना। ठीक है, तो चलिए हम इसका टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट हमने देख लिया क्या, इंट्रोडक्शन। अब इसके टाइप में हम देख लेते हैं ये कितनी टाइप की होती हैं। एक्चुअल में आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या इसमें देखना मतलब कि हार्ट और कोल्ड तो होती है, नहीं, ये एक्चुअल में होती हैं क्या। पहला होता है सरफेस वाटर करेंट। ठीक है, पहले में ही दो टाइप को एक ही टाइप बोला गया है, और डीप वाटर करेंट। ठीक है, सरफेस बोले तो सतह पे चलने वाली जलधाराएं, और डीप वाटर करंट बोले तो क्या मतलब सरफेस के नीचे मूव करने वाली। और ये क्या है, ये हॉट हॉट वाटर करंट। ठीक है, और क्या कोल्ड वाटर करंट। ठीक है, तो ये दो टाइप हैं। चलिए अब हम क्या सरफेस वाटर करंट और ये डीप वाटर करंट को समझ लेते हैं। हॉट वाटर करंट और कोल्ड वाटर करंट तो हम क्या हम बाद में इसको जब मेन पॉइंट पे आएंगे तब भी देख लेंगे, वैसे साथ ही देखते चलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्या ये मान लीजिए कि आपका ओशियन है। ठीक है, और ये आपका कोई माउंटेन या कॉन्टिनेंट या फिर सतह बोल लें, ठीक है, ज़मीन बोल लें, और ये क्या है, सागर है। अब देखिए जैसा हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, ये किसी यहाँ पे जो भी करंट फ्लो होता है किसी न किसी फैक्टर के प्रभाव में, मतलब कोई ना कोई कारक कार्य करता है, तो तभी ये प्रवाह स्टार्ट होता है। आप अभी उसको छोड़िए, अभी हम सरफेस वाटर करंट और डीप वाटर करंट जो है उसको समझते हैं। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल बोल लें या फिर साउथ पोल बोल लें, मतलब पोल बोलना है। ठीक है, और ये केवल क्या अभी एक हाइपोथेटिकल थीसिस हम समझ रहे हैं, ये एक्चुअल में हर एक जगह नहीं होता है, लेकिन आप इसको समझिए कैसे सरफेस वाटर करंट और डीप वाटर करंट कैसे मतलब कन्वेयर बेल्ट का काम करती हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है जियोग्राफी का, जिसमें कन्वेयर बेल्ट कॉन्सेप्ट आएगा, तो इसको भी बिल्कुल ईजिली हम यही समझ लेंगे। और ये क्या है, कॉन्टिनेंटल एरिया, मतलब कि क्या आप बोल रहे हैं महाद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, जहाँ पे ज़मीन वगैरह है। अब यहाँ क्या होता है, नॉर्थ पोल में क्या कोल्ड होता है, ये एरिया क्या यहाँ पे मतलब सनलाइट कम पड़ती हैं, और यहाँ पे क्या है सनलाइट अधिक पड़ती है। इस क्षेत्र में मान लेते हैं यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, और सूर्य से यहाँ पे लाइट अधिक पड़ती है इस क्षेत्र में। ठीक है, और यहाँ पे लाइट कम पड़ती हैं, तो होता क्या है, यहाँ पे जो है वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये एक तरह से आइस वर्क इसको मान लें, क्या 1/9 पार्ट को क्या बोलते हैं, आइस वर्क का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, मतलब 9 भाग नीचे 1 भाग ऊपर। तो ये केवल कहने के लिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो ठीक है, मान लीजिए ये आइस में कन्वर्ट हो गया, तो जब भी यहाँ वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो उसमें देखिए साल्ट बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ से साल्ट आइस में जब ये कन्वर्ट होगा तो साल्ट बिल्कुल हट जाता है, तो ये आइस बिल्कुल प्योर होगा। तो देखिए जो साल्टी वाटर है उनका क्या वेट हैवी होता है,
ठीक है, तो वो क्या मतलब नीचे की ओर सिंक करती हैं, मतलब नीचे की ओर डूबती हैं। तो यहाँ पे क्या इस टाइप का एक अपवेलिंग जोन क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे इस टाइप का गड्ढा टाइप का ऐसे क्रिएट होता है जब ये क्या सबसाइड करती हैं नीचे की तरफ, ठीक है। क्योंकि ये साल्ट इसमें मिली नहीं और यहाँ पे साल्टी वाटर है, तो ये क्या नीचे की ओर सबसाइड कर रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये वाटर हार्ट होगा। और यहाँ पे मान लेते हैं कि किसी विंड के प्रभाव में या फिर वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे अपवेलिंग जोन क्रिएट हुआ है गड्ढा टाइप का, तो उसको भरने के लिए वाटर तो आएगा ही ना डिस्प्लेस होके। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाटर ऐसे ऐसे मूव करके यहाँ पे आके सबसाइड करने की कोशिश करेगा, मतलब कि यहाँ पे सिंक को कवर करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे जो गड्ढा बना है, ठीक है। तो इस तरह से एक मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, देखिए ये सरफेस पे चल रहा है, सरफेस करंट है, तो इसको बोलते हैं सरफेस वाटर करंट, ठीक है। तो देखिए सरफेस वाटर करंट हमने देख लिया। अब देखिए जब यहाँ से मान लीजिए ये चला, तो यहाँ पे भी तो आखिर अपवेलिंग जोन क्रिएट होगा, यहाँ से वाटर डिस्प्लेस हुआ, तो यहाँ पे भी ऐसे जोन क्रिएट होंगे। तो ये क्या हुआ, इसको कवर करने के लिए ये जो सिंक की है, ये यहाँ से वाटर, देखिए ये सरफेस लेवल है और ये डीप उसका बॉटम लेवल है, ठीक है। क्या है, ये बॉटम है और ऊपर क्या है, सरफेस है। तो बॉटम में क्या ये करंट ऐसे फ्लो होंगी और ये आके यहाँ पे क्या ये स्थान कवर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे नीचे वाली करंट भी एक फ्लो होने लगी, तो इसको बोलते हैं हम क्या, डीप वाटर करंट, ठीक है। बस यही था। और यही कॉन्सेप्ट आपका यदि जो आप नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में कोल्ड वाटर करंट का और हॉट वाटर करंट का देखेंगे, जो कन्वेयर बेल्ट का कॉन्सेप्ट है वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो उस टॉपिक को हम डिटेल में किसी और सेशन में कर लेंगे, ठीक है। तो ये स्थिति ये उत्पन्न होती है। तो डीप वाटर करंट यहाँ पे और सरफेस वाटर करंट यहाँ पे बनती है। अब देखिए यहाँ पे अपवेलिंग जोन क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या न्यूट्रिएंट्स लेके जाएंगे, जो ये बॉटम पे करंट चल रही हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि ये करंट मतलब बिल्कुल यही हो, यहाँ पे कई माध्यम से करंट आ सकती हैं, कई यहाँ से भी आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये हाइपोथेटिकल हमारा क्या है, एक एजम्पशंस है कि मतलब ये करंट ऐसे यहाँ पे पहुँचती हैं, ठीक है। और डीप वाटर करंट ऐसे जनरेट होता है। तो ये क्या मतलब यहाँ से न्यूट्रिएंट्स फिर दुनिया भर के प्लैंक्टन्स वगैरह लेके यहाँ पहुँचती हैं, न्यूट्रिएंट्स बोले तो पोषक तत्व। तो यहाँ पे क्या होता है, अधिक मात्रा में ये न्यूट्रियस एरिया जोन हो जाता है और यहाँ पे क्या है, फिर मछलियाँ आती हैं, ठीक है। और इस टाइप के जोन में क्या होता है कि फिशिंग इंडस्ट्री यहाँ पे बड़ी अच्छा डेवलप होता है, क्या फिशिंग इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत अच्छा डेवलप होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा टाइप, ठीक है। तो टाइप में हमने सरफेस वाटर करंट और डीप वाटर करंट बिल्कुल समझ लिया है, ठीक है। अब हॉट वाटर करंट और कोल्ड वाटर करंट, तो उसको यदि जो आप देखें तो यहाँ पे हम यहीं इसको समझ लेते हैं, इसको क्या करते हैं हम मिटाते हैं। देखिए हॉट वाटर करंट बोले तो इक्वेटर आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इक्वेटर के अराउंड क्या सनलाइट सीधे पड़ती है, तो टेम्परेचर भी एक फैक्टर है करंट को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या है, इक्वेटर के अराउंड जो करंट प्रिपेयर मतलब तैयार होती हैं बनती हैं, उनका नेचर कैसा होता है। मान लीजिए ये हमारा इक्वेटर ही 0 डिग्री इक्वेटर मान लीजिए, ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर मान लीजिए, और ये नॉर्थ पोल का कॉन्सेप्ट थोड़ा समय के लिए अपने दिमाग से हटा दीजिए, ठीक है। एक मिनट इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो यदि जो इक्वेटर, चलिए हम ये पूरा पोर्शन ही हटा देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपना एक नया स्केच ले लेते हैं, क्या अर्थ का, ठीक है। तो अर्थ में इक्वेटर आप देख रहे होंगे, तो वहाँ पे क्या है, ज़्यादातर सूर्य की जो लाइट है वो सीधे पड़ती है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जब सीधे पड़ेंगी तो टेम्परेचर वहाँ का हाई होगा, और जिसकी वजह से वहाँ पे जो करंट जनरेट होंगी इक्वेटर के अराउंड, उनका नेचर कैसा होगा, हॉट होगा। तो इसलिए वहाँ हॉट करंट बनती हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री। अब इस पे क्या है, सनलाइट हमारा सीधे पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ज़्यादातर सीधे ही पड़ता है, 20 डिग्री इधर और 20 डिग्री इधर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट चलती हैं ऐसे, वो उनका नेचर कैसा होता है, हॉट होता है। और देखिए यही जो अभी हम लोग पोल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इधर से जो पोल की तरफ से आती हैं, पोल पे सनलाइट सीधे पड़ता नहीं है, इधर से जो करंट आती हैं उनका नेचर कैसा होता है, कोल्ड होता है। तो इस तरह से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हॉट और कोल्ड वाटर। देखिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर के विषय में जानते हैं, ठीक है। कौन कौन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं।
तो आप बिल्कुल इसको लाइट मूड से देखिए, हल्के मूड से, बोर मत फील कीजिए, ठीक है। देखिए अब इसमें हम फैक्टर देख लेते हैं। ये देखिए फैक्टर यदि जो आप जानते रहेंगे तो फिर आपको यदि जो कहीं करंट, किसी करंट का नाम लेके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है तो आप क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ पे बिल्कुल सही समझ व्यक्त करेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट फैक्टर में देखें तो विंड, जैसा मैंने ट्रेड विंड बात कर चुका है, ठीक है। बात किया अभी कि कैसे रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। तो विंड हो गई। टेम्परेचर का भी बात हम लोगों ने कर लिया, टेम्परेचर कैसे वर्क करता है। और देखिए सैलिनिटी, जो सिंक सिंक वाला मैटर था वो भी फैक्टर हमने देख लिया। अब डेंसिटी वाला मैटर, अब देखिए वही जो मान लीजिए वाटर का ही ये सैलिनिटी जहाँ पे मैक्सिमम होगी वहाँ पे क्या होगा, वाटर की डेंसिटी वहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, इसलिए वो सिंक करेगी। ये भी कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था, ठीक है। और देखिए इसमें और भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं। विंड देख लिया, टेम्परेचर देख लिया, सैलिनिटी देख लिया, डेंसिटी देख लिया। और इसमें रिस्पॉन्सिबल फैक्टर आपके कौन हो सकते हैं इसमें, हाँ एक टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है इसके पीछे, ठीक है। टोपोग्राफी में इसको हम अभी समझ लेते हैं, टोपोग्राफी में कैसे ये वर्क करता है। मान लीजिए कि ये आपका माउंटेनियस एरिया है, मतलब क्या, टेरेस्ट्रियल लैंड है, मतलब ज़मीन है, ठीक है। और इसके बगल में क्या है, ये आपका ओशियन टाइप का है। तो होता क्या है, अब यहाँ पे मान लीजिए सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, और ये एरिया हॉट हो गया। और देखिए क्या होता है, समुद्र में यदि जो यहाँ पे लाइट पड़े, यहाँ पे लाइट पड़े, तो ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़े होंगे कि आइसोथर्म लाइन जो होता है ओशियन में, उनके बीच में मतलब जो डिफरेंस होता है वो कम होता है, मतलब ये बड़ी दूर दूर तक फैली होती हैं क्योंकि उनका टेम्परेचर लगभग समान होता है। मतलब यहाँ पे यदि जो लाइट पड़ती है तो क्या वो वाटर में इधर उधर टेम्परेचर उसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आसानी से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है लैंड पे, तो इतने ही जोन में क्या हॉट कर देगा। अब यहाँ पे जो वाटर है उसका नेचर क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, और यहाँ से क्या हॉट करंट और तीव्र हो जाएगी। इसको देखिए जब हम कैनरी करंट देखेंगे तो उस इसका भी ये टोपोग्राफी का प्रभाव वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये फैक्टर कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ फैक्टर देख लिए हैं। अब चलिए हम अपने क्या मतलब मेन पॉइंट पे आते हैं, कौन करंट कहाँ को फ्लो होती है और ये फैक्टर वहाँ पे कैसे अप्लाई होते हैं, उनको सीधे वहीं पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। ये रहा हमारा वर्ल्ड मैप, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम कौन सी करंट फ्लो हो रही है और कहाँ पे फ्लो हो रही है। देखिए उसमें एक पॉइंट भूल रहा था हमारा फैक्टर में, वो है कोरियोलिसिस फोर्स, ठीक है। वहाँ पे कोरियोलिसिस फोर्स एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। कोरियोलिस, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं उसको। वो भी अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है करंट का डायरेक्शन तय करने में। अभी इसको हम यहीं पे समझ लेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं अब करंट, कौन सी करंट कहाँ को फ्लो होती है। देखिए अब हम लोगों ने देख लिया किधर से कौन करंट आ रही तो उसका नेचर कैसा होगा। तो उसमें हम पहले तो क्या कुछ अपवाद करंटों को देख लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कुछ मेन करंटों को, ठीक है। चलिए हम सीरियल से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें जो रेड रेड पॉइंट से हम ये जो भी करंट को डिनोट करेंगे या दिखाएंगे वो रेड बोले तो हार्ड करंट होगा, और ग्रीन कलर जो भी यूज़ करेंगे वो क्या होगा, ठंडी जलधाराएं होंगी। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, गर्म जलधाराओं को, और उसके पहले क्या करते हैं हम इक्वेटर, अपना इक्वेटर ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं कि हमारा इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर लाइन है। ये केवल मानना है, एग्जैक्ट तो ट्रेस नहीं किया जा सकता यहाँ पे। तो ये हमारा इक्वेटर है यानी 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री अबाउट। तो यहाँ इसके आसपास जो करंट बनेंगी उनका नेचर कैसा होगा, गर्म होगा, हॉट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ट्रेड विंड के प्रभाव में यहाँ पे जो करेंटें यहाँ पे बहती हैं, यहाँ पे ये, ठीक है, तो इनका नेचर कैसा होता है, हॉट होता है। तो और यहाँ पे ये देखिए यदि जो पहले हम क्या इसको थोड़ा मोटी मोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इनका नेचर क्या होता है, हॉट होता है। इक्वेटर के अराउंड जो भी चलती हैं करेंटें, अभी कुछ करेंटों को ट्रेस कर लेते हैं उसके बाद हम इसका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे यदि जो ब्लो करती हैं
फिर ये SSNT। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो आप ये नॉर्थ अटलांटिक जो है ये, ठीक है, इसमें जो करंटें हैं उनका क्या नाम है और उनको समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो करंट आप देख रहे हैं ये जो क्या है हमारे साउथ डायरेक्शन में है और ये क्या है नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसलिए इस वाले करंट को क्या बोलेंगे, इस वाले करंट को बोलेंगे सदर्नली इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, सदर्नली या फिर सदर्न इक्वेटोरियल करंट, और उस वाली को बोलेंगे नदर्न इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, तो ये जो इक्वेटर है क्या दो हेमिस्फीयर में बांटता है, नॉर्थ और साउथ। तो ये क्या है आपका, इस करंट का नाम क्या हो जाएगा, सदर्ली या सदर्न। देखिए यहाँ हम 60 में लिखेंगे, इक्वेटोरियल बोले तो भूमध्य रेखी, और करंट ये है, इसका नेचर क्या होगा, हॉट होगा। और वैसे ही नदर्न इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, तो इसका नेचर भी क्या होगा, हॉट होगा। तो ये क्या होती हैं, यहाँ से फ्लो होती हैं। ठीक है, और यहाँ से अब देखिए नीचे से जो ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के प्रभाव में करंटें चलती हैं। ठीक है, उसको अभी हम आगे समझते हैं। तो क्या होता है, ये यहाँ पे आती है तो यहाँ पे ये मुड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये टोपोग्राफी है आपका, ये केप गुड होप का नाम सुना होगा, वही है ये। तो ये मुड़ जाती हैं और इसका नाम है एक वेनु इसको बोलते हैं बेनगुएला। ठीक है, बेनगुएला करंट का नेचर ये जो पूछे एग्जाम में तो आप बता सकते हैं कि उसका नेचर कैसा होता है, कोल्ड होता है। इसका नाम हम यहीं पे लिख लेते हैं क्या, बेनगुएला, बेनगुएला। ठीक है, BENGUE, देखिए हम बोल दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा नहीं पाएगा, GUELA। ठीक है, इसका नाम क्या है, बेनगुएला। इसका नेचर क्या होता है आप देख लिए, ग्रीन से जो डिनोट कर रहा हो तो मतलब ठंडा होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ये करंट मूव करती है। ठीक है, तो इसका नाम, यहाँ पे एक लैंड है, ठीक है, यहाँ पे फॉकलैंड नाम का एक आइलैंड है यहीं पे। ठीक है, उसी के नाम पे इस करंट का नाम पड़ गया है और इसको बोलते हैं क्या, इसको फॉकलैंड करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉकलैंड करंट, FALK, फॉकलैंड, LAND, लैंड, सी फॉर करंट। ठीक है, और इसका नेचर क्या होता है, कोल्ड। ठीक है, और ये जो ऊपर से रेड वाली करंट आ रही है ये जो है ये देखिए आपकी, ये क्या है, ब्राज़ील कंट्री, इसी के नाम पे इसका क्या है, नाम पड़ा है क्या, ब्राज़ीलियन करंट। तो ब्राज़ीलियन करंट का नेचर कैसा होता है, ब्राज़ीलियन करंट है, यहाँ पे हम लिख दें ब्राज़ीलियन। ठीक है, करंट, तो इसका नेचर क्या होता है, हॉट होता है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे इन कुछ करंटों को देख लिए, 4 करंटों को देख लिए, साउथ इक्वेटोरियल करंट, फिर क्या ब्राज़ीलियन करंट, फिर फॉकलैंड करंट, बेंगुएला करंट, बेंगुएला। हाँ, तो अब चलिए हम इधर चलते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर में। ठीक है, अब इसमें देखिए ये हमारी ये स्ट्रीम दोनों यहाँ मर्ज होके ऐसे आगे बढ़ती रहती हैं। यहाँ पे कुछ आइलैंडिक जोन है, यहाँ से होके एक धारा ऐसे इधर को कट लेती है और ऐसे सीधे ये इधर से सीधे यहाँ को निकल लेती है। ठीक है, और एक धारा यहाँ पे आती है आपकी जो मैक्सिको का गल्फ है वहाँ पे, और ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये है क्या, अमेरिका का एक बहुत फ्लोरिडा नाम का एक कोस्ट है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ पे ये मतलब बहुत सारे यहाँ से स्पेस सेटेलाइट्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, और भी मतलब इंडस्ट्रियल एरिया और फिर बहुत कुछ के लिए ये फेमस कोस्ट है। तो ये क्या है, ये जो करंट आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है इसका नाम है क्या, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम, GS से हम लिख दे रहे हैं, GULF, गल्फ, STREAM स्ट्रीम। ठीक है, तो ये गल्फ स्ट्रीम, इसका नेचर आप खुद ही जान पा रहे होंगे यदि जो रेड कलर से डिनोट किया गया है तो गल्फ स्ट्रीम का नेचर कैसा होता है, हॉट होता है। चलिए अब उधर से देखिए, इक्वेटर की तरफ से इधर पोल की तरफ से एक करंट आती है। ठीक है, यहाँ से, और फिर एक करंट इधर से आती है। ठीक है, ये 2 करंटें इधर से आती हैं। तो देखिए ये जो करंट है उसका नाम है क्या, लेब्राडोर। ठीक है, इसको हम लेब्राडोर करंट नाम है, LEBRADOR, लेब्राडोर। ठीक है, तो इसका नेचर क्या, कोल्ड होता है। अब देखिए इसका इम्पोर्टेंस हम समझ लेते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आइलैंड है। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड नाम का आइलैंड है। यहाँ पे क्या होती हैं, ये दोनों करंटें आपस में मर्ज करती हैं। ठीक है, जहाँ पे ये एक दूसरे से कन्वर्ज होती हैं, मिलती हैं, वहाँ पे क्या मतलब हॉट और कोल्ड का मिक्सचर होता है। और यहाँ पे
मतलब धुंध टाइप का एक जोन क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये विश्व में सबसे मतलब ऐसे घना वाला धुंध क्रिएट करने वाला लोकेशन बोल रहे हैं। और फिर यहाँ पे क्या है, सबसे अधिक फिशिंग मतलब की जाती है इस कोस्ट पे, कहाँ पे, न्यू फाउंडलैंड पे, ठीक है। और देखिए जहाँ हॉट एंड कोल्ड, देखिए यहाँ पे भी हॉट एंड कोल्ड ये जो करेंटें मिल रही थी, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप होगी और यहाँ पे भी बहुत अच्छी फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप होती है, ठीक है। तो ये लेब्राडोर का नेचर आप देख लीजिए, ग्रीन है तो फिर क्या होगा, ठीक है। और इधर से जो करंट आ रही है, ये जो ग्रीन वाली दिखाई दे रही है, तो देखिए ये जो बड़ा वाला पार्ट है ग्रीनलैंड है, तो इसी के नाम पे इसका नाम है, ठीक है। तो उसका नाम आप क्या बोल लें, उसका नाम आप ग्रीनलैंड करंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका नाम, और देखिए ईस्ट कोस्ट से आ रही है तो उसके साथ आप ईस्ट जोड़ लें, ठीक है। आप यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं, वहाँ पे पेन चल क्यों नहीं रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। तो आप ठीक है, ईस्टर्न गल्फ क्या करंट बोल रहे, ठीक है। ईजीसी मैंने लिख दिया है, आप उसे समझ लीजिए। अब देखिए ये जो आपको ये गल्फ स्ट्रीम सीधे जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये जो आइलैंड, ये थोड़ा सा पेनिसुलर टाइप का निकला हुआ है, यहाँ पे क्या है, देखिए ये एक्चुअल में क्या, यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर होगा, मैक्सिमम कोल्ड टेम्परेचर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जब कोल्ड टेम्परेचर, तो ये आइस आइस मतलब आइसी जोन हो जाएगा। लेकिन ये जो अभी मैंने डिनोट किया था, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे बरहो मास क्या होता है, हर एक महीने यहाँ पे क्या, एक पोर्ट, यहाँ पे पोर्ट जो है खुला रहता है। क्यों, ये जो आपकी हॉट वाली करंट जा रही है, ठीक है, इसकी वजह से क्या, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है, यहाँ पे बर्फ़ जमने की वो प्रक्रिया होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हॉट करंट जाती है, बर्फ़ को पिघला देती है, ठीक है। इसका बाली बाली या बोली करके ऐसे कुछ नाम है, हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप गूगल कर लीजिएगा उसको। तो यहाँ पे ये मतलब अपना रोल प्ले करती है। अब देखिए हम यहाँ पे एक चीज़ और, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा यूके है, ठीक है। अब ये क्या होती है, ये यहाँ पे ये जो आपकी करंट है, यहाँ से इसका एक भाग इधर को डिफ्लेक्ट होता है, यहाँ से ये यूके क्या है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, वहाँ से ये टक्कर लग के गर्म जलधारा रिट्रीट होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा होगा, ये केनरी करेंट है, ठीक है, जिसका नेचर ग्रीन मतलब क्या, ये ग्रीन बोले तो कोल्ड नेचर की होती है। अब ये ऐसे होती, अब यहाँ पे कोल्ड नेचर कैसे हो जाएगी, क्योंकि ये तो हॉट करेंट है, रिटर्न हुई है। तो देखिए ये होता क्या है, अभी जो मैं टोपोग्राफी वाला इफेक्ट बता रहा था, ये क्या है, आपका सहारा डिजर्ट एरिया है, ठीक है। इसको हम दूसरे कलर से देख लेते हैं, चलिए हम इससे देख लेते हैं। ये क्या है, हमारा सहारा डिजर्ट है। अब ये जो डिजर्ट है वो इसके कंपैरेटिव में, इस जो ये आपका जो कोस्टल सी है उसके कंपैरेटिव में क्या ज़्यादा हॉट होता है, ठीक है। और ज़्यादा हॉट होने की वजह से क्या होता है, जो केनरी करंट है ये मैक्सिमम हॉट होता है, और ये क्या है, इसका नेचर थोड़ा कम होता है, ठीक है। ये मान लीजिए इतना हॉट है, ठीक है, एक्चुअल में हॉट है, यहाँ ग्रीन मैंने आपको बताने के लिए किया, क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंपैरेटिवली ये डिजर्ट की होने की वजह से यहाँ पे ये जो लैंड है वो मैक्सिमम हॉट हो गया, और कैनरी का क्या नेचर क्या हो जाता है, कोल्ड काउंट किया जाता है, मतलब ये ठंडी जलधारा कही जाती है, ठीक है। तो ये था इसके पीछे का टोपोग्राफिकल फैक्टर कैसे काम करता है, और कैनरी का नेचर ठंडा होता है, उसके पीछे का यह एक मतलब कारण था, ठीक है। अब देखिए ये क्या, एक साइकिल यहाँ से आपको क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, साइकिल को नहीं, इस जोन को बोलते हैं हम सारगासो सी, ठीक है। यहाँ पे जो सी है इसको बोलते हैं क्या, सारगासो सी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो सारगासो सी पूछे तो हम इसको एसएस कर देते हैं। तो सारगासो सी कहाँ पे है, अटलांटिक ओशियन में, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ये आपको याद रहे। अब सारगासो सी इसका नाम क्यों पड़ा है, देखिए यहाँ पे सारगासो नाम की एक घास पाई जाती है, ठीक है, जिसके नाम पे इसी का नाम पड़ा है सारगासो सी, ठीक है। तो देखिए ये हमने सारे इसमें रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन कैसे काम कर रहा है और किसका क्या नेचर है वो हमने देख लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या, अटलांटिक ओशियन में जो बहने वाली करेंटें हैं उनको हमने देख लिया, ठीक है, और उनका नेचर भी देख लिया। अब चलिए हम आते हैं कहाँ,
अपने इंडियन ओशियन में और पैसिफिक ओशियन में। अब उधर हम समझते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे हमने इसका नाम मेंशन नहीं किया, ये जो करंट आपको जा रही है तो ये क्या है, नॉर्वे है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाता है नॉर्वेजियन करंट, आप बोल सकते हैं, ठीक है। नॉर्वे के नाम पे क्या, इसको नॉर्वेजियन करंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और क्या, वैसे ये कोस्टल बाउंड्री पे ये जो करंट यहाँ से एक आ रही है, ठीक है, यही जो करंट यहाँ को एक, मान लीजिए ये हॉट करंट इसको काउंट कर रहे हैं, तो एक स्ट्रीम तो इसका इधर को मर्ज कर रहा है और एक इधर को आ रहा है जो इधर से फिर से रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे क्या है, गुइनिया नाम का एक कंट्री है यहाँ पे, और गुइनिया के नाम पे ही इसका गुइनिया करंट नाम मतलब रखा गया, ठीक है। गुइनिया करंट GUNEA, ठीक है। आप इसको याद रखें, GUINEA, ठीक है, GUINEA, ठीक है। उसकी स्पेलिंग है, आप हिंदी में गुइनिया समझें, ठीक है। उसका भी नेचर क्या है, हॉट होता है। ये छूट रहा था। चलिए अब हम क्या, हमने अटलांटिक ओशियन पूरा देख लिया, इसमें कौन करंट कहाँ फ्लो होती है, उसका क्या नाम है, ठीक है। अब चलिए हम अपने आते हैं इंडियन ओशियन में, इसको क्या हम पूरा डिलीट करते हैं। अब इंडियन ओशियन में कौन करंट फ्लो होती है उसको देखते हैं, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस, हम क्या पहले इक्वेटर को क्या ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हॉट करंट कहाँ पे कैसे, और फिर नॉर्थ हेमिस्फेयर साउथ हेमिस्फेयर को बांटने के लिए ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी क्या ये सेम जैसे उसका नाम था क्या, यहाँ पे देखे थे आप, साउथ हेमिस्फेयर में है तो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, यहाँ पे आती इसका नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम हो जाता है क्या, अगुलहास करंट। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें, क्या नाम है, अगुलहास, AGULHAS, ठीक है। तो अगुलहास करंट का नेचर आप रेड पेन से ही समझ रहे होंगे, तो इसका नेचर कैसा होगा, हॉट होगा, ठीक है। तो अगुलहास करंट का नेचर हॉट होता है, क्यों, क्योंकि देखिए वो इक्वेटोरियल एरिया से आ रही है। इक्वेटोरियल एरिया यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्या सूर्य लाइट सीधे पड़ती है, इसलिए वहाँ टेम्परेचर होने की वजह से वो हॉट हो जाता है, इंसुलेशन मैक्सिमम रिसीव होता है, मतलब क्या उसका पे तापन अधिक पड़ता है, इसलिए वो हॉट हो जाता है, इसलिए उसका नेचर कैसा होता है, हॉट करंट होता है। अब इधर से देखिए, जो ये वेस्टर्न विंड ड्रिफ्ट जो जा रही थी आपकी, ठीक है, तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के प्रभाव में तो ये जो जा रही थी तो क्या यहाँ पे मुड़ जाती है टोपोग्राफी की वजह से, ठीक है। तो ये ग्रीन है, तो इसका जो नाम होगा ये है आपका, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है, तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट नाम इसका है, ठीक है। और इसका नेचर, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट का नेचर क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हॉट और कोल्ड यहाँ पे जो करंट है उसको आपने देख लिया, ठीक है। अब देखिए अपने अपने वहाँ ये जो करंट है इसको आप साउथ इक्वेटोरियल करंट बोल लें, ठीक है। और इसके यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारे तरफ मानसून चलता है इंडिया में, एक मिनट वहाँ पे पेन चल नहीं रहा है, ठीक है। ये जो करंट आ रही है हॉट करंट, ठीक है, ट्रेड विंड के प्रभाव में, देखिए कोरियोलिसिस फोर्स इफेक्ट को भी अभी हम देख लेंगे, लास्ट में उसको हम देख लेते हैं, पहले आप लोग अब ओवरव्यू देख रहे हैं तो इसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हॉट करंट है, यहाँ से क्या सऊदी अरेबिया जोन से क्या, इधर सऊदी अरेबिया सी से अपने वहाँ जो मानसून आता है, ठीक है, मानसून आता है, फिर मानसून रिट्रीट होता है, ठीक है। फिर ये करंट यहाँ पे क्या, और फिर इधर से ये इधर को ब्लो होती है। तो अभी देखिए हम इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्या यहाँ मानसून आया, इधर को करंट गई, अब ये जो करंट इसको क्या, इसकी स्पीड को बूस्टअप कर देती है। जब जो ला नीना वाला इफेक्ट, इल नीनो वाला इफेक्ट हमने देखा था, यहाँ पे यदि जो ऐसा होता है तो यहाँ पे क्या इसको पावर प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। और फिर जो हम इंडियन ओशियन डाइपोल मतलब अपने एक सेशन में देखा था, ठीक है, वहाँ पे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, ठीक है, कि ये क्या इसको स्ट्रांग कर देता है और यहाँ पे मानसून आता है, फिर मानसून रिट्रीट में फिर से विंड रिट्रीट करता है, ठीक है। और फिर क्या यहाँ पे फिर ये सूर्य इधर को शिफ्ट होता है, यहाँ पे जब ITC-Z वाली कंडीशन होती है तो इधर को ये जो निम्न दाब यहाँ क्रिएट होता है, तो ये क्या हवाएं इधर को ब्लो करती हैं और ये हॉट करंट भी अपना रोल निभाता है, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें कोई वो नहीं है, अब ये जो रिट्रीट कर रहा है फिर से क्या इधर को मूव करता है ये करंट, ठीक है। जो ये सूर्य की दिशा यहाँ पे मतलब इक्वेटोरियल के अराउंड मतलब दिसंबर में होती है, तो फिर इसका करंट डायरेक्शन थोड़ा सा मतलब अपोजिट होता है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे क्या है, एक
मतलब आप बोल लें कि एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे एक सर्कुलेशन तैयार होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस अपने इंडियन ओशियन में होता है, ठीक है। अब चलिए हम पैसिफिक ओशियन में जो करंट हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम हटाते हैं क्योंकि हमने इंडियन ओशियन के जो इंपॉर्टेंट करंट हैं उनको हमने देख लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम पैसिफिक ओशियन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ पे हम करंटों को समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले कोल्ड करंट से स्टार्ट करते हैं। देखिए विंड, जो ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट था उसके प्रभाव में ये करंट आती है यहाँ को, ठीक है। जब इल नीनो और ला नीनो इफेक्ट हम देख रहे थे, जो अपवेलिंग जोन वगैरह, तो ये वही वाली करंट है, ठीक है, ग्रीन करंट। इसको क्या बोलते हैं, हम्बोल्ट करंट बोलते हैं, क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम किसने देखा था, हम्बोल्ट नाम के एक जियोग्राफर और यात्री, ठीक है। हम्बोल्ट, HAMBOLT, हम्बोल्ट करंट। और ये पेरू कोस्ट पे चल रही है, इसलिए इसका नाम पेरू करंट भी बोलते हैं, ठीक है, पेरुवियन करंट बोल लें, ठीक है। तो ये इसका नेचर आप तो देख ही पा रहे होंगे कि ग्रीन है, तो उसका नेचर कैसा होगा। अब देखिए यहाँ पे भी सेम वही, यदि जो इक्वेटर के, ये देखिए अब इक्वेटर, ये हम यहाँ तक के लिए ट्रेस कर लें, ये इक्वेटर है हमारा। अब क्या, यहाँ पे इक्वेटर पे पहुँचने के बाद सनलाइट अधिक और ट्रेड विंड के प्रभाव में इधर को क्या हवाएं मूव करेंगी, ट्रेड विंड इधर को मूव कर रहा है, तो फिर क्या होगा, ये जो करंट है इधर को मूव करेंगी। इनका नेचर क्या होगा, हॉट होगा। ये क्या होगा, इनका नेचर हॉट। और इधर से जो करंटें आ रही हैं, हवाएं चल रही हैं, इनका भी नेचर क्या होगा, इक्वेटर के अराउंड हॉट होगा, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, वही जो यहाँ पे जो नाम था साउथ इक्वेटोरियल करंट, वही है साउथ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, वही करंटें हैं। उनका नेचर देखिए, ये पैसिफिक ओशियन में चले, यहाँ जहाँ भी चले, साउथ इक्वेटोरियल करंट और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का नेचर हमेशा हॉट ही होगा, ठीक है। तब इसमें एक चीज़ क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए ये करंट यहाँ तो चल रही हैं, ये हमारा पैसिफिक ओशियन है, जिसका एक पार्ट इधर है, वेस्ट पार्ट इधर है और ईस्ट पार्ट ओशियन का इधर है, ठीक है। तो अब वेस्ट पार्ट में इसका प्रभाव हम देख लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो करंट आपको यहाँ चलती हुई दिखाई दे रही हैं, ये जो आपको करंट दिखाई दे रही है, क्या होती है, यहाँ पे आती है, इस सेक्टर में यहाँ को पहुँचती है, ठीक है। यहाँ पहुँचने के बाद क्या होती है, ये इधर को मूव करती है, ठीक है, इधर को मूव करती है। और आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, जो जापानीज़ आइलैंड है, ठीक है, जापान जो कंट्री है उसके आइलैंडिक कंट्री है, तो इसके आइलैंड है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जब ये करंट पहुँचती है, इस करंट को एक नाम दिया गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं कुरोसियो, ठीक है। क्या नाम है इसको, यहाँ पे आप लिख दे रहा हूँ, एक मिनट, क्यों ये आज मिसबिहेव कर रहा है। इस करंट का नाम क्या है, कुरोसियो, KUROSIWO, ठीक है। नाम क्या है, कुरोसियो करंट। इसका नेचर आपने देख लिया, क्या कुरोसियो करंट का नेचर हॉट होता है। अब ऊपर से भी एक करंट आ रही है, यहाँ से ऊपर से भी एक करंट आ रही है, उसका नेचर क्या है, कोल्ड है। और उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम ओयासियो, ठीक है, इसको बोलते हैं ओयासियो। तो ओयासियो का नेचर कैसा होता है, देखिए एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ठीक है, तो याद रहे। तो ओयासियो का नेचर SIWO है। ओयासियो का नेचर क्या होता है, कोल्ड होता है, ठीक है, कूल होता है। अब इस यहाँ पे देखिए, जहाँ हॉट एंड कोल्ड करेंटें आपस में मिलती हैं, ये हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, क्या यहाँ पे एक अच्छा खासा एक क्लाइमेट मछलियों के लिए तैयार होता है, और वहाँ पे क्या फिशिंग इंडस्ट्री अच्छी खासी डेवलप होती है। तो ओयासियो और कुरोसियो आपस में, ये कुरोसियो और ये ओयासियो, ठीक है, आपस में यहाँ पे मिलती हैं। और यहाँ पे जापान के एक आइलैंड है, ठीक है, आइलैंडिक एरिया में अच्छा खासा फिशिंग जोन क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या, हमने लगभग अभी देखिए एक ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे, यहाँ पे ईस्ट कोस्ट पे एक करंट चलती है, यही ये जो आपकी हॉट करंट आ रही है, ये ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे पहुँचती है, तो इसका नाम हो जाता है, आप ईस्टर्न में चल रही है, ये देखिए वहाँ पे ओशियन वाला पार्ट यहाँ विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन आप समझ लें कि ईस्टर्न कोस्ट पे मतलब पूर्वी कोस्ट पे चलती है, तो इसलिए उसको ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट बोलते हैं। और उसका नेचर क्या हो जाता है, उसका नेचर हॉट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से आ रही है, ये हॉट करंट ही है, वहाँ पे पहुँचती है, ये हमारा क्या है, ईस्टर्न पैसिफिक है और वेस्टर्न पैसिफिक है, तो वहाँ पे पहुँचती हैं, और इसका नाम हो जाता है आपका क्या, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। और याद रखें, ये सॉरी होल्ड अ मिनट,
हम सब डिलीट करते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे हम देख रहे थे, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे देख रहे थे इस करंट के, ये जो हमारा इक्वेटोरियल करंट है, इसके प्रभाव में ये जो करंट यहाँ पे पहुँचती है, तो इसका ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, इसका नेचर कैसा हो जाता है, हॉट हो जाता है, ठीक है। तो ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट का नेचर क्या होता है, हॉट होता है, ये याद रहे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहीं पे, अब इसको आप समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पे ये समझना बिल्कुल ज़रूरी है। अब पूरा नहीं ट्रेस करते हैं, हमको केवल यहाँ पे समझना है। तो हम क्या, ये आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है और ये है हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट। अब यहाँ पे एक करंट और क्या होती है, मर्ज होती है इनके बीच में। यहाँ पे देखेंगे एक करंट, एक रिटर्न आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, इक्वेटोरियल काउंटर करंट बोलते हैं। ये आप याद रखें, यहाँ पे चलती है क्या, इक्वेटोरियल, IQUOTORIAL, इक्वेटोरियल COUNTER काउंटर करंट, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे मतलब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ हार्ड जोन है। अब ये जब ट्रेड विंड के प्रभाव में इधर को मूव कर रही हैं, तो ये करंट यहाँ पे बीच में कहाँ से डेवलप हो गई, ठीक है। इसको क्या, यहाँ पे इसको डेवलप होने की क्या आवश्यकता है, तो यहाँ होता क्या, मान लीजिए यहाँ से ये करंट इधर को मूव कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों करंट जा रही हैं, तो पूरा पूरा हर एक करंट, मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे मूव कर गई, और ये क्या है आपका जापान की तरफ, ये आपकी जाके कुरोशियो हो गई, ठीक है, कुरोशियो करंट के रूप में चेंज हो गई, इसका नेचर चेंज हो गया। तो यहाँ पे बीच में क्या अपवेलिंग जोन क्रिएट होता है, मतलब कुछ खाली स्पेस क्रिएट होता है, और इसका कुछ करंट और कुछ वाटर, और इसका कुछ करंट वाटर, इसमें क्या फिर से रिट्रीट करता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं था, बस इतना ही था कि यहाँ पे जो अपवेलिंग जोन यानी कि कुछ स्पेस क्रिएट होता है जहाँ पे क्या वाटर मतलब फिल हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पे ये रिटर्न आके भरने की कोशिश करती हैं, जिसको इक्वेटोरियल काउंटर करंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ करंट और बच गया है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए ये जब जापान से होके इधर से रिट्रीट मतलब यहाँ से वापस आती है गर्म करंट, जो ये हमारी क्या थी, कुरोशियो, जो वहाँ यहाँ पे जो कुरोशियो आपकी चल रही थी, ये कुरोशियो, अब इधर से जब ये अपना सफ़र पूरा करके इधर से रिट्रीट होती है, वापस होती है, तो ये क्या होती है, नॉर्थ पैसिफिक में चल रही है, नॉर्थ पैसिफिक जोन में, तो उसी के नाम पे इसका नॉर्थ पैसिफिक करंट नाम रख दिया जाता है, नॉर्थ पैसिफिक करंट, ठीक है, यानी उत्तरी प्रशांत जलधारा बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका नेचर क्या है, हॉट है, क्योंकि यही कुरोशियो है जो वहाँ पे अपना सफ़र पूरा की है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से आती है जब, ठीक है, अब यहाँ कैलिफोर्निया कोस्ट पे आते आते यहाँ पे भी क्या आपका सोरोनाम नाम का डिज़र्ट है, यहाँ पे रिट्रीट होते होते वापस आते आते इसका नेचर क्या कोल्ड हो जाता है, इसको क्या कैलिफोर्निया करंट बोलते हैं। तो कैलिफोर्निया करंट का नेचर, जैसे यहाँ पे केनरी का नेचर देखें तो उसी टाइप का कुछ फिनोमिना यहाँ पे भी होता है, तो कैलिफोर्निया करंट का नेचर भी ऐसे चेंज होता है, ठीक है। तो कैलिफोर्निया करंट क्या है, ग्रीन करंट है, ठंडी जलधारा है, और ये जो नॉर्थ पैसिफिक करंट है वो गर्म जलधारा है। और इधर को देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये जो अलास्का है, तो इसको अलास्का करंट भी बोलते हैं, ठीक है। इधर जो मूव करती है ये अलास्का करंट भी है, देखिए वहाँ पे ग्रीन मैंने दिखा दिया, वो ग्रीन नहीं है, उसका नेचर हॉट ही होता है, ठीक है, अलास्का करंट का नेचर हॉट होता है, ठीक है। इस तरह से देखिए हमने सारे करंट्स को कर लिए, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल फैक्टर को भी देख लिया कि इसका क्या अपनी भूमिका होती है, ठीक है। और इसमें चलिए हम देख लेते हैं क्या कोरियोलिसिस फोर्स इफेक्ट, चलिए उसको हम क्या अगले किसी लेक्चर में कर लेते हैं कोरियोलिसिस फोर्स इफेक्ट को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और सारी चीज़ें देखिए हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, तो बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो फिर आपकी भूमिका आप जानते हैं, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ये देखिए इसको थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए, हमको बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है, तो इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, आप भी देख लें। धन्यवाद।